नमस्कार मित्रों। सूचना प्रौद्योगिकी जितना आगे बढ़ती जा रही है हमारे साहित्य में, और साहित्य की जो सामग्री है, जो कंटेंट है हमारा, उसमें भी प्रवेश करनी शुरू हो गई है। और अब तो पिछले दिनों एक चर्चित कहानी लेखक हैं मनमोहन गुप्ता, उनकी एक कृति भी आई। नाम मैं अगर गलत नहीं समझता पाया या नहीं, या मुझे सही ढंग से याद है, तो नाम शायद उसका ये था कि पिता की फेसबुक। तो फादर की डेथ के बाद जब वो पिता की फेसबुक को यूज़ करता है बच्चा, तो उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं, कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी में आए बदलाव से उत्पन्न हुई हैं। अब फेसबुक की वॉल पर आपको सैकड़ों की संख्या में कविताएं जो है मिल जाएंगी, जिसमें लिखने वाला, उसको कोई इस बात की परवाह नहीं है कि आप उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या आप उसको सुनते हैं या नहीं सुनते, या उसकी रचना कहीं प्रकाशित होती है या कोई संपादक फिर कोई टैग लगा के वापस लौटा देता है। कि वो वैसे वो ज़माने गए, अब टैग लगा कर वापस लौटाने के। पहले आती थी बड़े खेत के साथ ही रचना आपको वापस भेज जाती है ताकि आप इसका अन्यत्र प्रयोग कर सकें, लेकिन अब वो बातें समाप्त हो गई। तो ये जो जो वॉल पे, जो फेसबुक वॉल पे जो कविताएं लिखी जाती हैं या कहानियाँ लिखी जाती हैं छोटी छोटी, या जो बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है और ग्रुप में आपस में एक्सचेंज करते हैं, आपस में बांटते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों सूचना प्रौद्योगिकी के एक जो सेटअप है, जो ढांचा है, उस ढांचे में सृजनशीलता की तलाश और नया पाठक, नया श्रोता, नया दर्शक तलाश करने की जो मनोवृत्ति है, इसने बहुत गुल खिलाए हैं, बहुत सारे। अब वो वक्त तो रहा नहीं मित्रों गोदान वाला, कि जिसमें ना वो मुंशी प्रेमचंद जैसा शख्स रहा कि जो अब होरी को तलाश लेगा और होरी की ज़िंदगी के हर बखिए को उधेड़ कर आपके सामने रखेगा कि ये समाज है, समाज का एक पात्र है और आपने उसे क्या दिया है। अब ना वो होरी रहा, ना गोदान रहा, ना वो धनिया रही, ना वो प्रेमचंद रहा। अब कंटेक्स्ट जो है वो भी बदल गया है और कंटेंट भी बदल गया है। कंटेंट बीच में एक वक्त आया था जब दफ्तरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कंटेंट होता था, उसमें जो चपरासी है दफ्तर का वो भी एक पात्र होता था। और बाबू जो है बाबूगिरी करने वाला जो काम आधा करता था, आधा वो खाली टाइम पे वो या तो खैनी पीस के चबाने वाला, या थोड़ी देर के बाद बाहर जाकर एक स्मोक करके फिर अंदर आने वाला, या बाहर जाकर एक कप चाय पी के फिर काम पे लौटने वाला, वो बाबूगिरी का वक्त भी गया। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ जो हैं उस युग की अब तक प्रचलित हैं, और उनमें एक पात्र मुख्य रूप से आता है, वो है चपड़ासी। अब चपरासी का पात्र जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सबको ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है कि उसकी ऑब्ज़र्वेशन, उसका जो प्रेक्षण या उसका देखने का नज़रिया है, वो एक आप जैसे बुद्धिजीवियों वाला नहीं है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह सबको देखता है, सबको परखता है, और सबकी कमज़ोरियाँ और सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो जानता है। लेकिन उसकी एक गरिमा भी है कि वो कोशिश ये करता है कि जहाँ तक हो सके वो ना माने बेशक बाकी वर्गों वाले, लेकिन सबको अपना कुलीग मानता है, अपना सहकर्मी मानता है, और उनको बता भी आता है कि साहब तुम्हारी बात सुन रहे हैं, साहब ने तुम्हारी बात सुन ली है, और तुम्हारा जो आवाज़ें हैं बाहर की अंदर तक जा रही हैं, और ये नौकरियों पर ख़तरा ना हो जाए। लेकिन चपरासी जो है उसको फिर भी जो दूसरे वर्गों के लोग हैं वो उसको चपरासी ही मानते हैं। और इस तरह से चपड़ासी जो है ये एक मुख्य पात्र कई कहानियों में, कई कहानी संकलनों में बन गया है। और इसी तरह से मित्रों जो मैं जिक्र जिस घटना का कर रहा हूँ वो हरियाणा का एक लेखक है, जो हरियाणा में जन्मा लेकिन आजकल वो राजस्थान में संगरिया नामक स्थल है, वहाँ पर रहने वाला है। और रत्न कुमार नाम है लेखक का। और लगातार उपन्यास और कहानियाँ लिखने में उसका कोई सानी नहीं है। उसकी चर्चाएं बहुत हुई हैं और अब तो उसको पुरस्कार बहुत सारे मिल गए हैं। और उसकी एक कहानी है चपड़ासन, जिसका ज़िक्र आपसे मैं बांटना चाहता हूँ कि कैसे कुछ एक वर्ग जो हैं कुछ एक विशेष मनोवृत्ति से बन जाते हैं। उनका चरित्र का विश्लेषण करना हो तो उस मनोवृत्ति को हम दरकिनार या दृष्टिविगत नहीं कर पाते। तो उसकी एक कहानी है, वो कहानी का शीर्षक है चपड़ासन। और इस कहानी के लिए भी कुछ वर्ष पहले उसको विशेष रूप से सम्मानित किया गया था।
सरकारी सम्मान मिला था। अब वो जिस दफ्तर का वो उल्लेख कर रहा है, उस दफ्तर में बहुत सारे कर्मचारी हैं और एक चपड़ासिन जो है वो एकमात्र चपड़ासी जो है वो एकमात्र ऐसा कर्मचारी है जो सारे काम भी करता है और कानाफूसियों से परहेज़ भी रखता है। वो सिर्फ सबकी कानाफूसियाँ सुनता है और सुनने के बाद जो काम उसका है, उसका इतना ही काम है कि सबको ये चेतावनी देना और साथ साथ ही उसका ये काम है कि अपने साहब को सही सही रिपोर्ट जो है नपी तुली, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, वो रिपोर्ट भी दे देना। अब उसमें ये है कि इसी कहानी में मूल रूप से जब स्त्री विमर्श की एक कहानी इसी लेखक ने रची तो वो कहानी चपड़ासिन के नाम से छपी। होता यह है कि एक तहसीलदार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी युवा जो विधवा है, युवा तहसीलदार था, उसकी मृत्यु होती है, युवा विधवा है, तो उसको दफ्तर में ही नौकरी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको चपड़ासी की जॉब भी मिल पाती है और उसका नाम चपड़ासी की बजाय अब चपड़ासिन हो गया है, क्योंकि वो महिला चपड़ासी है और महिला चपड़ासी के नाम से कोई प्रचलित कोई शब्द ऐसा नहीं है। तो उसको एक कृपा के आधार पर ये नौकरी दफ्तर में मिल जाती है और जिस दफ्तर में कभी वो अपने पति के होते हुए आती थी तो बड़े सम्मान से उसको सब लोग देखते थे कि तहसीलदार की पत्नी है, और जब पति नहीं रहा तो उसकी स्थिति एक सामान्य निचले वर्ग के क्लास 4 कर्मचारी की स्थिति हो जाती है और सब लोग उस पर कुछ कड़ी नज़र भी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उसके यौवन को लेकर बातें करते हैं कि सारी उम्र कैसे काटेगी। तो इस तरह से तरह तरह की बातें उसके बारे में, उसके शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में ये टिप्पणियाँ जो हैं ये बाबूगिरी में और उस वातावरण में शुरू हो जाती हैं। और लेकिन होता यह है कि एक बार एक लंपट कर्मचारी थोड़ा सा एडवांसमेंट करता है तो उसको डांट देती है कि मैं पुराने रूप में लौट सकती हूँ और मैं ये सहन नहीं करूँगी। एक अधिकारी जो है उस पर अगर नज़र रखता है या उसको छेड़ने की कोशिश करता है या उसको बरगलाने की कोशिश करता है तो उसको भी सीधी सी बात यह है कि उसे बताती है कि मैं बड़े गलत ढंग से पेश आऊँगी और वो कहता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँगा। तो वो इसी बात को लेकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने भी चली जाती है और किस तरह से वो अपनी आबरू, अपने सम्मान और अपने अतीत की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए जूझती है। ये सारी की सारी जो कहानी है इसी जूझने पर आधारित है। और इसी तरह से कुछ और भी कहानियाँ जो सभी इसी तरह के वर्ग की हैं, इसी तरह के कथानक पर आधारित हैं, इस लेखक ने दी हैं। और न केवल स्त्री विमर्श बल्कि दलित विमर्श को लेकर भी इसकी चर्चा जो है बहुत ज़्यादा हुई है। ख़ासकर उसकी एक कहानी जो गटर की सफाई करने वाले एक कर्मचारी के ऊपर है। जब जांच होती है तो जांच में पाया जाता है कि हर गटर साफ़ करने वाले कर्मचारी के लिए 2 दस्ताने और कुछ अन्य सफाई का सामान, एक मास्क, ये सब चीज़ें उसको दी जानी होती हैं और वो सारी की सारी चीज़ें दफ्तर में परचेज़ होती हैं। लेकिन दफ्तर में, कार्यालय में उनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती, क्योंकि जो ख़रीद है वो भी बोगस और जो बिलिंग है वो भी बोगस। तो इन कहानियों के माध्यम से लेखक अपने पूरे के पूरे परिवेश की जो एक मर्यादाहीनता है, जो मूल्यहीनता है और जो एक विक्षिप्त सी स्थिति है, विसंगतियों से भरी हुई, बिल्कुल विनाशक स्थिति आप कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की जो तथा कथित नैतिक मूल्य होते हैं वो तो कब के हाशिए पर सरक चुके होते हैं। तो इन सब पर आधारित, ऐसे कथानकों पर आधारित जो साहित्य होता है मित्रों, वो समाज को सही दिशा भी देता है और समाज की दशा को बयान भी करता है। और ये परंपरा वही है, गोदान वाली, प्रेमचंद वाली। धन्यवाद। और मित्रों, परंपरा के अनुसार जाते जाते एक गज़ल और इस बार दुष्यंत कुमार को याद कर लेते हैं। तो परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, तुम ही कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, तुम ही कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं, तुम ही कमज़ोर पड़ते जा रहे हो,
तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं, गज़ब है सच को सच नहीं कहते वो। गज़ब है सच को सच कहते नहीं हैं, गज़ब है सच को सच कहते नहीं हैं, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। गज़ब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं, और चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे। चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं, तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं, और मज़ारों से दुआएं मांगते हो। मज़ारों से दुआएं मांगते हो, अकीदे किस कदर फूले हुए हैं, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। धन्यवाद।